आर्ट को अपना एक आवाज़ की तरह यूज़ करती हूँ कि मैं शायद कम शब्दों में लोग सिर्फ देख के उससे बहुत कुछ समझ पाएंगे। अरेस्टिंग तो मतलब ये लोग करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलने भर से ही लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। तो हम हाँ में हाँ नहीं कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि गलत है उसको गलत कहना तो हमारा ज़मीर इतना करता है, वरना हम अपने ज़मीर को जवाब नहीं दे पाएंगे। ये आर्ट उन तक जाए, लोगों तक जो सच में उसके हकदार हैं। बहुत महंगे महंगे महलों में मुझे आर्ट को पहुंचाने का मकसद नहीं है मेरा। ऐसी हज़ारों लाखों मोमबत्तियाँ जलाने की ज़रूरत है जो उस तरीके की लॉ लाएगी, उस तरीके का उजाला लाएगी जहाँ सारे लोग बराबरी के साथ जी सकेंगे। मैंने वो सेंटर में इसलिए रखी है कि यहाँ सारे जो पोर्ट्रेट्स लगे हैं वो सारे वो रिवोल्यूशनरी लोग हैं जो आज जेलों में बंद हैं, और उनको जेलों में इस हद तक के लिए बंद किया गया है ताकि वो मर जाए। सत श्री अकाल जी, RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਚੰਦਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਣੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਆ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਨਿਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੋਨਿਕਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। शुक्रिया शुक्रिया। ਅੱਛਾ ਮੋਨਿਕਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? दिल्ली से। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? मतलब पिछले साल भी मैंने यहाँ स्टॉल लगाया था। मुझे पता चला कि गदरी बाबा का मेला है जो पंजाब में बहुत बड़े धूमधाम से और उसको एक रिवोल्यूशनरी लीगेसी के साथ में मनाया जाता है। तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए और एक ऐसे स्पेस को समझते हुए जहाँ आज भी जो एक सही पॉलिटिक्स है, जो सही तरीके की बात है, जिसको रखने की एक जगह है, तो उसको देखते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ? इसमें ज़्यादातर जो यहाँ पीछे पोर्ट्रेट्स लगाए हैं मैंने, जो स्लोगन्स हैं, उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की है। जिस तरीके से आज में लगातार जेलों में उन लोगों को रखा जा रहा है जो बराबरी की बात करते हैं, जो समाजवाद की बात करते हैं, जो एक ऐसा समाज लाना चाहते हैं जहाँ पे गैर बराबरी ना हो, तो उन लोगों को जेल में रखा जा रहा है। GN साईं बाबा हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, वो आज जेल में बंद हैं 2017 से, और अभी हाल ही में उनको हाई कोर्ट ने बोला था कि उन पे कोई भी केस नहीं है करके, कुछ प्रूव नहीं कर पाए तो उनको बरी कर दिया जाए। लेकिन यही उसी दिन अगले दिन सैटरडे को, जिस दिन केस वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चलता है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और उनकी बेल को रोक दिया जाता है। तो इस तरीके की जो हम गदरी बाबा के मेले से अगर रिलेट करके देखें तो जो गदरी बाबा थे वो आके उन्होंने क्रांति के लिए लोगों को इकट्ठा किया, देश की आज़ादी की बात की, लोगों के हित की बात की, ताकि वो बराबरी से एक
इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जी सकें। आज के दौर में भी भले हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी नहीं है, ये हम सबको दिख रहा है किस तरीके से जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, महिला होने की वजह से किस तरीके से भेदभाव होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आर्ट के फॉर्म में उन चीज़ों को लाने की कोशिश करती हूँ। उमर खालिद से लेके हेम मिश्रा, अभी रुपेश कुमार सिंह, ये जेलों में बंद है। रुपेश कुमार सिंह झारखंड से आते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं जिनके प्रदूषण के कारण वहाँ के लोगों को ऐसी ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं जो बहुत भयानक है। तो उनके खिलाफ़ वो पत्रकारिता कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और ये बोल रहे हैं वो, इस वजह से उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है माओवादी बोल के। तो अगर आप हक की बात करोगे तो आपको खालिस्तानी बोल दिया जाएगा, माओवादी बोल दिया जाएगा। CA/NRC के प्रोटेस्ट के दौरान जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया उन लोगों को जेलों के अंदर रखा गया है, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो उमर खालिद हो, सफ़ूरा ज़ारगर को किस तरीके से परेशान किया गया। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। तो इन चीज़ों पर बोलने के लिए मैं एक आर्ट को अपना एक आवाज़ की तरह यूज़ करती हूँ कि मैं शायद कम शब्दों में लोग सिर्फ देख के उससे बहुत कुछ समझ पाएंगे, तो मैं उसके लिए आर्ट को यूज़ करती हूँ अपने। हाँ, बहुत ਵਧੀਆ ਮੋਨਿਕਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਟਰੇਟ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ना, एक काले रंग दी एक बैकग्राउंड दे के तुसी ये मोमबत्ती बनाई है, इस दे विच की संदेश लुकिया होया? इसमें है कि जो ये काला जो अभी दौर चल रहा है, जो अंधेरे वाला दौर चल रहा है, उसमें एक लॉ जो जलाने की जो ज़रूरत है, एक लॉ बहुत ज़रूरी है और वो काफ़ी है उस अंधेरे को मिटाने के लिए। किस तरीके से जब वो लॉ जल रही है तो उसके आसपास अभी उजाला हुआ है और वही लॉ और तेज़ करने की ज़रूरत है। ऐसी हज़ारों लाखों मोमबत्तियाँ जलाने की ज़रूरत है जो उस तरीके की लॉ लाएगी, उस तरीके का उजाला लाएगी जहाँ सारे लोग बराबरी के साथ जी सकेंगे। तो उस दिन के इंतज़ार को मतलब महसूस करते हुए उस दिन को ये मैंने पेंटिंग बनाई है। ਮੋਨਿਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੈ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਹਿਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਗਰਮ ਖੂਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता सही फैसले किद्दां लए जाते हैं, क्या जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सवालों के जवाब में मैं कहना चाहती हूँ कि हमारा इतिहास भी अगर हम उठा के देखें, भगत सिंह को ले लें, सराभा को ले लें, सभी उदाहरण रहे हैं हमारे सामने कि जो ये यूथ है, यूथ से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज की। हमारे बुज़ुर्ग हमें एक्सपीरियंस के सलाह दे सकते हैं और जो यूथ है वो आज की सिचुएशन को देखते हुए, एनालाइज करते हुए उसको आगे ले जाने की कोशिश में बिल्कुल लगा हुआ है। और यूथ को ज़रूरी है क्योंकि ये समाज जो है उनके कंधों पर टिका हुआ है, तो इसमें इन्वॉल्व होना ना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। हम कितना भी चाहें कि हम पॉलिटिक्स से दूर रहें, लेकिन पॉलिटिक्स हमें ज़रूर टच करती है। टच नहीं, वो हमारी सारी चीज़ें पॉलिटिक्स तय करती है। हमारी पढ़ाई जो कि NEP लागू कर दिया गया है, तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर नुकसान हो रहा है पढ़ाई का। जो हाशिए के तबके के लोग हैं जो अब तक यूनिवर्सिटीज़ में आ पा रहे थे, उनको पीछे धकेलने की जो कोशिशें हैं। तो अगर यूथ जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाया है, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है वो तो पहुंच ही नहीं पाएगी यूनिवर्सिटी तक। तो हमारी ये बेसिक ज़रूरत ही बन जाती है कि हम लोगों को बोलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि आने वाला कल भी हमें ही देखना है। अगर इस अंधेरे को अभी मिटाने की कोशिशें शुरू नहीं की गई तो आगे वाला दौर बहुत भयानक होने वाला है। जो हमारी आगे की जनरेशन को हमें ये एग्ज़ाम्पल भी सेट करना है कि हम अपने टाइम में जब हमें बोलना था तो हम लड़े थे और खड़े रहे थे, हम शांत नहीं बैठे थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ यूनिवर्सिटी की गल करते हो, कॉलेज की गल करते हो, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ पढ़े? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। अभी मैं जामिया में इनरोल्ड हूँ इस साल। मेरा बैचलर्स और मास्टर्स जो मैंने मैथ्स में किया है वो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। अच्छा, तो ये जो तुसी पेंटिंग वगैरह करते हो, शौक है ਤੁਹਾਡਾ? ये शौक से किया है और मुझे लगता है कि इसमें मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने इसी साल जामिया में एडमिशन लिया है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ?
मुझे ये पोइट्री बहुत अच्छी लगी है जो यहाँ रुपेश कुमार सिंह की पोइट्री लिखी है। और एक पोइट्री है वो रिवॉल्यूशनरी रिफ्यूज़ेस टू डाई, वो पोइट्री इकबाल जी ने लिखी है। मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कहीं से पढ़ी थी, पर वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने वो सेंटर में इसलिए रखी है कि यहाँ सारे जो पोर्ट्रेट्स लगे हैं वो सारे वो रिवॉल्यूशनरी लोग हैं जो आज जेलों में बंद हैं, और उनको जेलों में इस हद तक के लिए बंद किया गया है ताकि वो मर जाएं। जैसे अभी हाल ही में पांडु नरोटे हैं जो एक आदिवासी हैं, उनकी जिस तरीके से शहादत हुई जेल के अंदर, उनको मार दिया गया। कुछ टाइम पहले स्टेन स्वामी की जिस तरीके से डेथ हुई, उनको मतलब ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जा रहा है ना कि वो मर जाए वहीं पर। तो उसमें लिखा है मैंने, ए रिवॉल्यूशनरी रिफ्यूजेस टू डाई, कि वो मरने को तैयार नहीं है, वो आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है, और मरते हुए भी वो एक मैसेज छोड़कर जा रहे हैं हम सबके लिए। जैसे कि जीएन साईं बाबा है, वो जेल में 90% पैरालाइज्ड है और उनको अभी बोला गया है डेंजरस ब्रेन है। तो किस तरीके से अटैक किया जा रहा है। तो मैं इन पोइट्री को मास्टरपीस मानती हूँ कि ये जो मैसेज दे रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जिन साथियों ने ये कविता लिखी है, मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ उनसे कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि हम उसको एक पेंटिंग का रूप देने से रोक ही नहीं पाए हैं। इतना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪੀਸ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ पंख लगाए हुए ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ? मतलब व्हील चेयर जो आपने जेलों में बंद की हुई है वो वहाँ पर कैद नहीं है, वो आज़ाद है, वो लोगों के विचारों में आज़ाद है। जो स्टूडेंट्स जिन्हें उन्होंने पढ़ाया है, वो लोग जिन्होंने उन्हें सुना है, जो उन्हें जानते हैं, उन लोगों के विचारों में आज़ाद है। तो हम नहीं मानते हैं कि वो कैद है, वो बिल्कुल आज़ाद है। तभी आज उनके लिए इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो सरकार को भले ये भ्रम हो कि उन्होंने साईं को कैद कर रखा है, लेकिन साईं आज़ाद है हम सबके विचारों में। ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि अभी के टाइम में अगर हम देखें तो आर्ट को सिर्फ महंगे महंगे घरों में, बंगलों में लगाने तक ही सीमित कर दिया गया है। तो आर्ट जो जनता का आर्ट होता है, माओ का कोटेशन है आर्ट को लेके, मुझे पूरा याद नहीं है, पर माओ बोलते हैं कि आर्ट वो होता है जो जनता तक पहुँचे, आपका विचार जनता तक पहुँचे और जो हो रहा है ना आप उसे दिखा सको। तो मैं आर्ट को उसी तरीके से मानती हूँ, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बना के और कोशिश करती हूँ कि जितना मिनिमम हो सके ताकि मेरा सप्लाईज़ का खर्चा निकल पाए। बहुत है, मज़दूरी मिले मुझे बहुत है, लेकिन ये आर्ट उन तक जाए, लोगों तक जो सच में उसके हकदार हैं। बहुत महंगे महंगे महलों में मुझे आर्ट को पहुँचाने का मकसद नहीं है मेरा। तो पिछली बार भी जब मैं आई थी तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था और मुझे बहुत मतलब एक अपनापन, एक अलग शहर में आके हम तो एक अलग ही अपनापन महसूस हुआ और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और इस बार भी मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है, शायद कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोग आके अप्रिशिएशन दे चुके हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं बहुत अच्छा बना पाती हूँ, ये हिम्मत देता है मुझे कि आप जैसा भी कर रहे हो आप अगली बार बेहतर करो और आप अपना काम कंटिन्यू रखो। जो काम है, जो मकसद है वो अच्छा है, लोग उसको समझ रहे हैं, तो मेरा मकसद सफल हो रहा है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪन्न ਹੋਈ ਹੈ? ये मैं बचपन से कुछ मेरे पापा का असर है, वो कम्युनिस्ट आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं। तो पर मैं पहले इन चीज़ों को नहीं समझती थी उतना फ्रेंकली, लेकिन अब मैं जब ग्रेजुएट मास्टर्स में आई तो मैं एक संगठन से जुड़ी, भगत सिंह छात्र एकता मंच, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करता है, मैं उसी में काम करती रही हूँ। तो उसका इन्फ्लुएंस मतलब वहाँ रह के जो मैंने चीज़ें सीखी हैं, जाना है, जिन चीज़ों को पढ़ा है, जिन लड़ाइयों को हमने साथ में लड़ा है, तो वहाँ से मैं साईं बाबा के बारे में नहीं जानती थी पहले, लेकिन जब संगठन में आए तो बहुत सारी चीज़ें देखी हमने, जानी। साईं के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, जो BK-16 की अरेस्टिंग हुई थी उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए हैं दिल्ली में, उन सब में जब मैं शामिल हुई तो बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिला। तो वहाँ से धीरे धीरे ये डेवलप हुआ कि मैंने संगठन में आके ही पहली बार ब्रश पकड़ा था, इससे पहले मैंने कभी पेंटिंग नहीं की है। तो जो है ये संगठन ने ही दिया है कि हाँ मैं आर्ट को यहाँ तक लेके आ पाई हूँ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ?
हाँ, मतलब थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट के पोस्टर्स बनाती थी मैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं बनाती थी। ये मैंने अभी लगभग पिछले साल से शुरू किया है। प्रोटेस्ट के पोस्टर के अलावा मैं बाकी कुछ कभी सेल नहीं किया। पिछले साल गदरी बाबा का मेला था जब पहली बार मैंने कुछ सेल के लिए लगाया था, उसके बाद से मुझे इंस्पिरेशन मिली तो मैं इसको कंटिन्यू रखने का सोच रही हूँ। ਮੋਨਿਕਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हाँ, मैं वैसे पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, पेंसिल पोर्ट्रेट जो मैंने साईं का बनाया है। मैं अभी तक सबसे बेटर पोर्ट्रेट्स में ही हूँ। कलरफुल वर्क मेरे को नहीं आता है तो जो शुरू किया है तो पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ मैं, ताकि उससे मेरा बाकी खर्चा निकल सके, मेरी कॉलेज की फ़ीस वगैरह सारी चीज़। तो और तो ज़्यादा कुछ नहीं। वाटर कलर थोड़ा बहुत करती हूँ। अगर कोई मतलब कमर्शियल वर्क आता है तो वो कर लेती हूँ कभी कभी थोड़ा बहुत, पर ये ध्यान में रख के करती हूँ कि वो मेरी पॉलिटिक्स के अगेंस्ट ना हो बस। ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਨਿਕਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ हुनर निखारन का मौका मिला हो? मैं पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या कोई प्रोग्राम्स होते हैं या किसी ऐसे रिवोल्यूशनरी मुद्दे को लेके जो जिस तरीके का ये माहौल, इस तरीके का माहौल दिल्ली में भी कई बार मिलता है, तो मैंने वहाँ स्टॉल लगाया है अभी पिछले कुछ महीनों में। ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੰਖ ਨਾ ਕਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ? लगता है, हो सकता है कि अगर मैं इसी तरीके से काम करती रही तो हो सकता है कि कल मुझ पर अटैक हो, लेकिन अगर मुझ पर अटैक होता है तो इससे शायद बाकी आर्टिस्ट को और इंस्पिरेशन मिलेगी। और ये यहाँ तक सीमित नहीं है कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो जो भी लोग आर्ट को देखते हैं, करते हैं, मेरा मकसद रहता है कि उनसे बात की जाए कि आर्ट क्यों करना है, हमारा मकसद क्या है। तो अगर मैं अगर अरेस्टिंग होती है उससे पहले इतना करने में सफल हो पाती हूँ तो वो बहुत हो पाएगा। अरेस्टिंग तो मतलब ये लोग करेंगे ही करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, क्योंकि आपको क्योंकि अभी के दौर में अगर हम देखें तो सरकार के खिलाफ बोलने भर से ही लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। तो हम हाँ में हाँ नहीं कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि गलत है उसको गलत कहना तो हमारा ज़मीर इतना करता है, वरना हम अपने ज़मीर को जवाब नहीं दे पाएंगे। और हम जिस सोच के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग जेलों में हैं, वो हमें हिम्मत दे रहे हैं कि लगातार आगे लड़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो आज वो लोग जेलों में हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं छोटी मोटी कि कुछ उसको आगे ले जाया जा सके। शायद कल हम जेलों में होंगे तो हमारे बाद कुछ और लोग आएंगे जो आगे इसी तरीके से लड़ने के लिए तैयार खड़े होंगे। ਮੋਨਿਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਯੂਥ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? हाँ, बिल्कुल। अभी के टाइम में अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों में तो इसका बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन इसमें भी कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये धर्म का फ़र्क है ना, मेरे दोस्त मुस्लिम हैं ये कह के वो इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो मुस्लिमों के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं वो ठीक है। वो यूथ को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है। अभी के टाइम में जिस तरीके के गाने भी आए हैं, कुछ पर्टिकुलर कुछ ग्रुप्स जिस तरीके के गाने निकाल रहे हैं, जिस तरीके की रैलियाँ भाषण चल रहे हैं, पूरा उनके खिलाफ चल रहे हैं। सीधा उनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं सरेआम। शाहीन बाग में जिस तरीके से क्रैकडाउन किया इन लोगों ने, लगातार जिस तरीके से एंटी-सीए प्रोटेस्टर्स की अरेस्टिंग चल रही है, ये तो पूरा एक धर्म के खिलाफ ही है। अगर हम देखें इसको डीपली, कितने लोग एंटी-सीए प्रोटेस्ट है इसमें। जैसे यहाँ पे मैंने पोस्टर बनाया है
क्या गुलफिशा फातिमा का है, और उमर खालिद का है, मीरान हैदर का है। ये सारे लोग कौन है, हमें पता है कि किस तबके को टारगेट किया जा रहा है। तो यूथ पे इसका असर वहाँ तक है जब यूथ एक जो टीवी पे दिखाया हुआ उस पे जब हम भरोसा करते हैं ना, तो उसका असर सब पर पड़ता है, चाहे वो यूथ हो, बच्चों तक में नफ़रत भरी जा रही है। मैं पार्ट टाइम टीचर भी हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो वो स्टूडेंट्स के साथ मैं ये माहौल शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो जब उनसे बात होती है इन चीज़ों पे, हम लोग कुछ रीडिंग्स रखते हैं, तो वो बताते हैं कि किस तरीके से स्कूलों तक धर्म के नाम पे नफ़रत फैल चुकी है। मुस्लिम स्टूडेंट्स को, जो बॉयज़ शिफ्ट है गवर्नमेंट स्कूल की दिल्ली के अंदर, उसमें मुस्लिम स्टूडेंट्स को अगर वो नहीं रहेंगे कुछ दादागिरी जैसे ग्रुप्स में, तो उनको पीटा जाता है। और सिर्फ उनके नाम की वजह से, भले ही आपने कुछ नहीं किया, आप शांत बैच पे बैठे हो, पर एक ग्रुप आएगा और आपको पीट के चला जाएगा। ये स्कूल्स के अंदर हो रहा है अभी के टाइम में, और वो खुद बता रहे हैं कि वो 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसा माहौल उन्होंने कभी नहीं देखा जो अभी के टाइम में चल रहा है। तो हम ये क्लियर देख सकते हैं कि जब जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर इतना असर पड़ रहा है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर पड़ रहा है, तो कौन इससे अछूता रह गया है। ਤੇ ਮੋਨਿਕਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ज़्यादातर जो पहले से बातें हो चुकी हैं वो लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो नए लोग जो कविताएं लिख रहे हैं, वो मतलब सटीक किसी चीज़ को समझा, मतलब डायरेक्ट ना भी बोलो, लेकिन सटीक जो टारगेट करती हैं, जो 2-4 लाइन में कुछ एक अपना मकसद कह जाए, वो बहुत अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। जैसे कुछ पॉपुलर है, पाश है, ये साहिर है, ये सब है, इनका तो नाम है, लेकिन जो नए लेखक लिख रहे हैं ना, वो उनको मिलता है अगर कुछ, तो वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और जिस तरीके से मैंने देखा है अभी तक के टाइम में, वो पेंटिंग उसके साथ में क्या बनी है, अगर वो थोड़ा भी जुड़ पा रही है ना उसके साथ, तो वो मेन वो पोइट्री की लाइन्स होती हैं, जिसके साथ आपको पेंटिंग का तालमेल बिठाना होता है कि कैसे पेंटिंग से होते हुए और वो पोइट्री कनेक्ट कर जाएगी, वो लोगों को बहुत पसंद आता है। मतलब बहुत, आप किसी का पूरा पॉलिटिक्स पुराना छाप दो, लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं किसी मुद्दे पे बनाती हूँ, जैसे मैंने खैरलान जी को लेके एक पेंटिंग बनाई है। खैरलान जी साउथ में एक जगह है जहाँ पे दलितों के साथ, दलित होने की वजह से उनके साथ रेप हुआ था, तो और उनके पूरे परिवार को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। तो इस तरीके की चीज़ें जब मैं बनाती हूँ किसी इशू पे बेस, तो सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन उसके लिए आता है, क्योंकि वो चीज़ अभी हुई है और हमें डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आर्ट अगर निकल के आता है, तभी वो आर्ट का असली मकसद है। अपने खाली कमरे में बैठ के खाली टाइम में आप बना सकते हो, वो उतना लोगों को नहीं इफेक्ट करता, लेकिन अगर कुछ हुआ है और आपने उस पर रिएक्ट किया है आर्ट के फॉर्म में, तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और शेयर भी करते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ आप? बहुत ज़्यादा नहीं, बस यही है कि जिस तरीके की चीज़ें मैंने शुरू की हैं, अगर मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे जिस तरीके की बातचीत कर रही हूँ, वो इसी लिगेसी को कंटिन्यू रखें। मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी 12th क्लास में है, तो वो आगे बोलती है कि वो इस तरीके से आर्ट करना चाहती है, तो यहाँ से मेरा मकसद मुझे सफल होता हुआ दिखता है। बहुत रिच बनने का मेरा कोई ख्वाब नहीं है, इसी तरीके की चीज़ें कंटिन्यू रहें, बस इतना ही चाहती हूँ मैं। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਨਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਟ ਹੋਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੋਨਿਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਟਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਦਰ ਝਲਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।